उसने इसे खत्म कर दिया। और जहां तक उसका सवाल है, वह खुद को कंट्रोल में महसूस कर रही है। इस समय उसके दिमाग में पूरा कंट्रोल उसी के पास है। फैसला हो चुका है, तनाव खत्म हो गया है, उसके दिल से बोझ उतर गया है और आप लगभग इसकी कल्पना कर सकते हैं। वह बाहर अपनी जिंदगी जी रही है, हंस रही है, पोस्ट कर रही है, आगे बढ़ रही है, जबकि आप एक ऐसे सन्नाटे में बैठे हैं जो मजबूती जैसा कम और इस बात का सबूत ज्यादा लगता है कि आपकी जगह किसी और को आसानी से लिया जा सकता था। यही वह कहानी है जो आपका दिमाग बार बार दोहराता रहता है और यही वजह है कि यह पल खतरनाक महसूस होता है। क्योंकि क्या हो अगर वह सन्नाटा जिसमें आप हैं वह कमजोरी बिल्कुल ना हो? क्या हो अगर यह आपके जमीन खोने के बारे में नहीं, बल्कि उसके पैरों के नीचे की जमीन के चुपचाप खिसकने के बारे में हो? क्या हो अगर वह कदम जिसे आप पैसिव समझ रहे हैं वही एक ऐसी चीज हो जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, और वही एक चीज जो उसके यकीन को हिलाने वाली हो? इस वीडियो में हम उस इमोशनल रास्ते को विस्तार से समझ रहे हैं जिससे कई महिलाएं ब्रेकअप शुरू करने के बाद रियल नो कांटेक्ट के दौरान गुजरती हैं। कोई थ्योरी नहीं, कोई वादे नहीं, उन 7 साइकोलॉजिकल स्टेजेस का एक साफ और व्यावहारिक रोड मैप जिनसे वह गुजर सकती है जब आपका सन्नाटा उसकी उम्मीदों को फीड करना बंद कर देता है। यह कोई फॉर्मूला नहीं है, यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह सिर्फ यह समझना है कि जब यकीन को सहारा मिलना बंद हो जाता है तो वह कैसे ढह जाता है। अगर आप कभी इस सन्नाटे में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आपके न होने से कोई फर्क भी पड़ता है, तो खुद को अभी से संभालिए। अगर आपने इस शांति में अपनी वैल्यू पर सवाल उठते महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप वैलिडेट होने का इंतजार करके थक चुके हैं तो कमेंट करें स्टैंड फर्म। और इस सफर की शुरुआत अभी स्टोइक स्टेशन के साथ करें, जहां सन्नाटा क्लैरिटी बनता है और क्लैरिटी मजबूती बनती है, क्योंकि यह सब उस स्टेज से शुरू होता है जिससे आप शायद सबसे ज्यादा डर रहे हैं। गहराई में उतरते हैं। स्टेप 1, रिलीफ। वह फ्री फील करती है और इसीलिए आप खुद को डिस्पोजेबल महसूस करते हैं। भाई, ब्रेकअप के बाद जो पहली चीज वह महसूस करती है वह दर्द नहीं बल्कि रिलीफ है। और अगर आप इस स्टेज को नहीं समझते हैं तो आप आगे आने वाली हर चीज का गलत मतलब निकालेंगे। इस समय जब आप भारी दिल और दौड़ते विचारों के साथ सन्नाटे में बैठे हैं, वह हल्की, शांत, लगभग अछूती दिखती है। वह तस्वीरें पोस्ट कर रही है, दोस्तों के साथ हंस रही है, ट्रैवल कर रही है, ऐसे जी रही है जैसे कुछ खोया ही न हो। और यही कंट्रास्ट सबसे ज्यादा दर्द देता है। यह आपको डिस्पोजेबल महसूस कराता है, जैसे आपको बिना दोबारा सोचे मिटा दिया गया हो। लेकिन यहाँ वह सच है जिसे आपको साफ तौर पर सुनने की जरूरत है। आप जो देख रहे हैं वह इस बात का सबूत नहीं है कि उसने कभी परवाह नहीं की। यह वह पल है जब एक अंदरूनी जंग आखिरकार खत्म हुई है। ब्रेकअप की बातचीत होने से बहुत पहले वह पहले से ही खुद से लड़ रही थी। हफ्तों, कभी कभी महीनों की कशमकश, अपने दिमाग में बहसों को बार बार दोहराना, गिल्ट से जूझना, यह सवाल करना कि रुकना सही था या गलत। जब तक उसने उन शब्दों को खुलकर बोला, वह इमोशनली खुद को पूरी तरह थका चुकी थी। एक बार जब फैसला हो गया तो उसके अंदर कुछ शांत हो गया। एंजाइटी रुक गई, शक थम गया। वह लगातार मानसिक तनाव जिसे वह ढो रही थी बस गायब हो गया। यह ऐसा महसूस हो सकता है जैसे रातों रात उसके कंधों से 100 पाउंड का वजन हट गया हो। और बाहर से वह रिलीफ क्रूर दिखता है, वह ठंडा दिखता है, वह उदासीनता जैसा लगता है जैसे आप कभी मायने ही नहीं रखते थे। वह भ्रम ब्रेकअप से भी ज्यादा गहरा घाव देता है, क्योंकि वह सिर्फ आपके दिल पर नहीं बल्कि आपकी वर्थ पर हमला करता है। लेकिन इसे समझो भाई, उसकी इस रिलीफ का आपके न होने का जश्न मनाने से कोई लेना देना नहीं है। यह उसके अपने अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के बारे में है, और उस रिलीफ के नीचे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक छिपा है। उसके सबकॉन्शियस में वह मानकर चलती है कि आप अभी भी वही हैं, अभी भी पहुंच में हैं, अभी भी इमोशनली अवेलेबल हैं। अगर उसे कभी रीअश्योरेंस की जरूरत पड़ी, वह कॉल्स, मैसेजेस और एक्सप्लेनेशंस की उम्मीद करती है। उसका मानना है कि अगर कभी अकेलापन हावी हुआ तो वो अपनी उंगलियों के इशारे पर आपको वापस खींच सकती है। यही अनकहा विश्वास है जो उसे इस फ्रीडम को इतने पूरे तरीके से एंजॉय करने देता है। वह सोचती है कि उसके पास दोनों दुनिया का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, ऊपर से इंडिपेंडेंस और बैकग्राउंड में चुपचाप इंतजार करती आपकी डिवोशन। और भाई,
सुरक्षा का यही झूठा एहसास बिल्कुल वही चीज है जो बाद में पछतावे का स्टेज सेट करता है। इसलिए नहीं कि आप पीछा करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कुछ साबित करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ अनपेक्षित होने वाला है। क्योंकि जब आपका सन्नाटा उसकी उम्मीदों की जगह ले लेता है, जब कोई टेक्स्ट नहीं होता, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो एक शिफ्ट शुरू होता है। उसने जिस कहानी की तैयारी की थी वह ढहने लगती है, और उस शांत जगह में जहां कभी यकीन रहता था, जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्टेप 2, क्यूरियोसिटी। आपका सन्नाटा उसकी स्क्रिप्ट को तोड़ देता है। भाई, उसके पास आपके लिए एक स्क्रिप्ट थी और आपने उसे फॉलो नहीं किया। यही वह पल है जब यह स्टेज शुरू होती है उसके दिमाग में। ब्रेकअप के बाद का एक प्रेडिक्टेबल परिणाम था। उसने इमोशन की उम्मीद की थी, उसने शोर की उम्मीद की थी, क्लैरिटी मांगते हुए टेक्स्ट्स, पछतावे से भरे मैसेजेस, शायद उदासी, शायद गुस्सा, कुछ ऐसा सबूत कि उसके फैसले का गहरा असर हुआ, कि वह मायने रखता था, कि वह अभी भी कहानी के केंद्र में थी। इसके बजाय उसे कुछ नहीं मिलता, कोई क्लोजर नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और वह एब्सेंस किसी भी ऐसी बहस से ज्यादा लाउड है जो आप कर सकते थे। वह अब जिसका सामना कर रही है वह शांति नहीं है, वह अनसर्टेनिटी है। इंसानी दिमाग अनुत्तरित सवालों से नफरत करता है, और आपका सन्नाटा एक ऐसा वैक्यूम बनाता है जिसे वह इग्नोर नहीं कर सकती। जहां उसने इमोशनल परस्यूट की उम्मीद की थी, वहां एक खालीपन है। जहां उसने रिएक्शन की उम्मीद की थी, वहां ठहराव है, और वह ठहराव उसे शांत महसूस नहीं कराता, वह उसे अशांत करता है। यह उस नैरेटिव को इंटरप्ट करता है जिसके लिए उसने खुद को तैयार किया था, और उसे बिना किसी फीडबैक, बिना किसी कंफर्मेशन, बिना इस रीअश्योरेंस के छोड़ देता है कि इस अंत पर अभी भी उसका कंट्रोल है। शुरुआत में सवाल चुपके से आते हैं, लगभग हानि रहित। वह कॉल क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसका फोन खराब है? क्या उसने इतनी जल्दी इसे स्वीकार कर लिया? फिर वे गहरे हो जाते हैं। क्या वह पहले ही आगे बढ़ चुका है? क्या यह मुमकिन है कि वह वास्तव में मेरे बिना ठीक है? शांत पलों में, जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और उसके विचारों को रोकने के लिए कुछ नहीं होता, तो वे सवाल और तीखे हो जाते हैं। वे टिके रहते हैं, वे घूम फिर कर वापस आते हैं, वे सुलझने से इनकार कर देते हैं। और हर बार जब वो अपना फोन चेक करती है और उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह सन्नाटा उसके यकीन पर थोड़ा और दबाव बनाता है। भाई, इसे साफ तौर पर समझो, यह स्टेज अभी आपके मिस करने के बारे में नहीं है। यह ईगो, कंट्रोल और नैरेटिव के बारे में है। वह कनेक्शन के लिए नहीं तड़प रही है, वह कन्फर्मेशन तलाश रही है। आपके अपेक्षित रिएक्शन ने उसे रीअश्योर किया होता कि वह मायने रखती थी, कि उसने एक पावरफुल फैसला लिया, कि आप अभी भी इमोशनली उसकी चॉइस से बंधे हुए थे। आपका सन्नाटा इसके उलट करता है। यह वैलिडेशन को रोक देता है, यह उस आईने को हटा देता है जिसमें वह खुद को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने की उम्मीद कर रही थी। और उस रिफ्लेक्शन के बिना उसका कंट्रोल का एहसास फिसलने लगता है। यहीं पर कई मर्द गलत समझ बैठते हैं कि क्या हो रहा है, और खुद का नुकसान कर लेते हैं। वे क्यूरियोसिटी को रिकॉन्सिलिएशन समझ लेते हैं। वे अपनी स्टोरी पर एक व्यू, अचानक एक चेक इन, एक छोटा सा सिग्नल देखते हैं, और वे सन्नाटे को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन आपका सन्नाटा पहले से ही कुछ और भी ज्यादा जरूरी काम कर रहा है। यह एक ऐसा विचार बोरा है जिसके लिए उसने तैयारी नहीं की थी। एक शांत, अशांत करने वाली संभावना जो उसके साथ उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। आप शायद उसके बिना ठीक हो सकते हैं, आप शायद इंतजार नहीं कर रहे होंगे, आप शायद उस तरह से नहीं तड़प रहे होंगे जैसा उसने सोचा था। वह विचार एक ही बार में ब्लास्ट नहीं होता, वह धीरे धीरे बैठता है। वह दिन भर उसके साथ रहता है। वह तब सामने आता है जब वह रात को अकेली होती है, जब डिस्ट्रैक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, जब यकीन मिटने लगता है। और जितना अधिक यह अनुत्तरित रहता है, यह उतना ही असहज होता जाता है, क्योंकि जिज्ञासा रेजोल्यूशन मांगती है। और जब इसे जवाब नहीं मिलते, तो यह शालीनता से गायब नहीं होती, यह सख्त हो जाती है, यह तीखी हो जाती है, यह अंदर की ओर मुड़ जाती है। और भाई, जब जिज्ञासा सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह जाती और पर्सनल महसूस होने लगती है, तो वह गायब नहीं होती, वह चिढ़ में बदल जाती है। स्टेप 3, एनोयंस एंड टेस्ट। जब सन्नाटा अपमान जैसा महसूस होता है, भाई, यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द नो कांटेक्ट को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वे परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गलत समझ लेते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है।
इस स्टेज तक आते आते उसकी जिज्ञासा अब मासूम नहीं रह गई है, यह चिढ़ में तब्दील हो चुकी है। उसके दिमाग में एक साफ पदानुक्रम है। मैंने इसे खत्म किया, मैं तय करती हूं कि हम कब बात करेंगे। मैं पेस, डिस्टेंस और उसके बाद के हालातों को कंट्रोल करती हूं। और कुछ समय के लिए वह उस पोजीशन में कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जब तक कि आपके सन्नाटे ने चुपचाप पूरे डायनेमिक को पलट नहीं दिया। आपका सन्नाटा अब उसे न्यूट्रल महसूस नहीं होता, यह रेजिस्टेंस जैसा लगता है। यह सोचने के बजाय कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वह आपसे चैलेंज महसूस करने लगती है। रिएक्शन का न होना अब कंफ्यूजन या उदासी के रूप में नहीं पढ़ा जाता, इसे डिफाइंस के रूप में पढ़ा जाता है। और यह शिफ्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कंट्रोल को खतरा होता है तो ईगो खुद का बचाव करने के लिए आगे आता है। वह अब जो एक्सपीरियंस करती है वह शांत रिफ्लेक्शन नहीं है, यह अपनी शर्तों पर इग्नोर किए जाने का एक सूक्ष्म एहसास है। गुस्सा एक ऐसा इमोशन बन जाता है जिस तक पहुंचना आसान होता है। यह उस गहरी संभावना का सामना करने से कहीं कम डरावना है, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती कि शायद वह उतनी रिप्लेसेबल नहीं है जितना उसने माना था, कि शायद उसकी प्रेजेंस अब आपकी इमोशनल दुनिया का ग्रेविटेशनल सेंटर नहीं है, वह विचार अशांत करने वाला है। इसलिए दिमाग कुछ अधिक परिचित चीज की ओर भागता है, नाराजगी। वह खुद को समझता क्या है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सब कुछ होने के बाद वह इतना शांत कैसे रह सकता है। और यहीं से टेस्ट शुरू होते हैं। इसलिए नहीं कि वह अचानक कनेक्शन चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कन्फर्मेशन चाहती है। एक छोटा सा है, आपकी स्टोरी पर एक रिएक्शन, किसी मामूली चीज के बारे में पूछने का कोई रैंडम बहाना। ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, ये प्रोब्स हैं, कम इन्वेस्टमेंट वाले सिग्नल्स जो यह देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि क्या आप विचलित होंगे, क्या आप फिर से एंगेज होंगे, क्या वह पुराना इमोशनल बंधन अभी भी मौजूद है। वह चेक कर रही है कि क्या वह सेफ्टी नेट अभी भी सतह के नीचे चुपचाप इंतजार कर रहा है। भाई, इसे साफ तौर पर समझो, यह रिकॉन्सिलिएशन नहीं है, यह वल्नरेबिलिटी नहीं है, यह एक कंट्रोल चेक है। अगर आप तुरंत इमोशनली या सवालों और एक्सप्लेनेशंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप पावर सीधे वापस उसे सौंप देते हैं। आप उसी चीज को कंफर्म कर देते हैं जिसे मानने की वह उम्मीद कर रही थी, कि आप बस इंतजार कर रहे थे कि वह सन्नाटा टेम्परेरी था, कि जब भी वह चाहेगी आपकी पहुंच उस तक होगी। और एक बार जब वह रीअश्योरेंस रिस्टोर हो जाता है तो वह फिर से पीछे हट सकती है, इस ज्ञान के साथ कंफर्टेबल होकर कि वास्तव में कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं बदला, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर आप बिना गुस्से के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अपनी जमीन पर टिके रहते हैं, तो कुछ क्रिटिकल होता है। टेस्ट फेल हो जाता है, प्रोब खाली हाथ लौटता है, सेफ्टी नेट उसे उस तरह नहीं संभाल पाता जैसा उसने उम्मीद की थी। और उस पल में डायनेमिक फिर से शिफ्ट हो जाता है। सन्नाटा अब कोई ऐसी चीज नहीं रह जाता जिसे वह पेशेंस या कंफ्यूजन के रूप में रीइंटरप्रेट कर सके। यह कुछ और भी ज्यादा अशांत करने वाली चीज बन जाता है। इस बात का सबूत कि अब कहानी उसके कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि यह स्टेज इतनी टेंस महसूस होती है, क्योंकि यह आखिरी पॉइंट है जहां बिना किसी इमोशनल कॉस्ट के कंट्रोल को चुपचाप वापस क्लेम किया जा सकता है। और जब वह ऑप्शन गायब हो जाता है तो उसकी जगह जो चीज लेती है वह ज्यादा भारी, गहरी और कहीं ज्यादा असहज होती है। क्योंकि एक बार जब सेफ्टी नेट चला जाता है तो वह उस रियलिटी से अब और नहीं बच सकती जिसे वह टालती आ रही थी। और भाई, जब वह रियलिटी आखिरकार सामने आती है तो वह गुस्से के रूप में नहीं आती, वह किसी ऐसी चीज के रूप में आती है जिसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। स्टेप 4, ट्रू लोनलीनेस। जब डिस्ट्रैक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, भाई, यही वो जगह है जहां ब्रेकअप आखिरकार उसके लिए रियल बन जाता है। थ्योरी में नहीं, एक्सप्लेनेशन में नहीं, एक्सपीरियंस में। शुरुआती एक्साइटमेंट अब फीकी पड़ चुकी है, पैक्ड कैलेंडर ढीला हो जाता है, दोस्त वापस अपने रूटीन में चले जाते हैं, रातें ज्यादा शांत, लंबी, भारी हो जाती हैं। जो कभी फ्रीडम जैसा महसूस होता था वह अब एक ऐसे स्पेस जैसा लगने लगता है जिसे वह भरना नहीं जानती। शुरुआत में वह इससे आगे भागने की कोशिश करती है, एक और डिनर, एक और प्लान, एक और डिस्ट्रैक्शन। लेकिन मोमेंटम फीका पड़ जाता है और आदत हावी हो जाती है। वह बिना सोचे अपना फोन उठाती है, कुछ छोटा सा शेयर करने के लिए, एक मजेदार पल, दिन भर की कोई फ्रस्ट्रेशन, और फिर उसे याद आता है कि आप वहां नहीं हैं। वह रिफ्लेक्स एक दीवार से टकराता है और इन्हीं साधारण,
अनगार्डेड पलों में वो एब्सेंस डिनायबल नहीं रह जाती। अब कोई डिफॉल्ट पर्सन नहीं है, कोई शेयर किए गए रूटीन्स नहीं हैं जो चुपचाप उसके दिनों को एक स्ट्रक्चर देते थे। जब दुनिया बिखरी हुई महसूस हो तो वापस लौटने के लिए कोई इमोशनल एंकर नहीं है। पार्टनरशिप की वह रिदम, वे इनविजिबल धागे जो रोजमर्रा की जिंदगी को एक साथ बांध कर रखते थे, कट चुके हैं। और उन धागों के बिना सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, ड्रामेटिक नहीं, बस खोखला। जो सन्नाटा कभी पीसफुल लगता था, वह अब लाउड, खाली, बेमुरव्वत महसूस होता है। वह चिल्लाता नहीं है, वह इंतजार करता है। यही वह जगह है जहां दिमाग अब नैरेटिव्स या प्राइड के पीछे नहीं छिप सकता, क्योंकि इस स्टेज पर अकेलापन सिंबॉलिक नहीं है, यह फिजियोलॉजिकल है। बायोलॉजिकली उसका ब्रेन विड्रॉल में है। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन की वह स्टेडी सप्लाई, जो कनेक्शन, फैमिलियरिटी और इमोशनल सेफ्टी से आती थी, वह गिर चुकी है। वह खालीपन जो वह महसूस करती है, वह पोएटिक या सेंटिमेंटल नहीं है, वह केमिकल है। यह उसका नर्वस सिस्टम है जो बिना किसी डिनायल के सपोर्ट के लॉस को रजिस्टर कर रहा है। और यहाँ क्रूशियल डिफरेंस है भाई, आप वहां उसे सॉफ्ट करने की कोशिश करने के लिए नहीं हैं, आप उसे रीअश्योर करने के लिए टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, आप यह पक्का करने के लिए चेक इन नहीं कर रहे हैं कि वह ठीक है या नहीं। उसके फैसले के परिणामों के बीच कोई इमोशनल पैडिंग नहीं बची है। इसलिए उसे पूरी तरह से चुपचाप, बिना किसी रुकावट के इसके साथ बैठना होगा। यह पहली बार है जब वह यह महसूस करने के लिए मजबूर हुई है कि वास्तव में उसकी जिंदगी से क्या हट गया था। सिर्फ रिश्ता ही नहीं, बल्कि उस रिश्ते में आपकी जो भूमिका थी। यह स्टेज किसी पैनिक या ड्रामे के साथ नहीं आती, यह ठहराव के साथ आती है। उन शामों के साथ जो लंबी खिंचती हैं, उन सुबहों के साथ जो थोड़ी ज्यादा ठंडी महसूस होती हैं। और वह ठहराव कुछ बहुत पावरफुल करता है। वह डिस्ट्रैक्शन को छीन लेता है और सिर्फ अवेयरनेस छोड़ जाता है। इस बात की अवेयरनेस कि क्या खो गया है, इस बात की अवेयरनेस कि किस चीज को आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इस बात की अवेयरनेस कि वह एब्सेंस वास्तव में कितनी गहरी है। और भाई, जब अकेलापन इस गहराई तक पहुंच जाता है तो दिमाग रिलीफ की तलाश उसी एक तरीके से करता है जिसे वह जानता है। वह आगे नहीं देखता, वह पीछे देखता है, यादों की तरफ, मायने की तरफ, उस अतीत की तरफ जिससे उसे कभी लगा था कि वह भाग चुकी है। स्टेप 5, नॉस्टैल्जिया। जब उसका दिमाग अतीत को दोबारा लिखता है, भाई, यहीं पर यादें खतरनाक हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि वे सच बताती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इसे एडिट कर देती हैं। अब तक अकेलापन इतनी गहराई से बैठ चुका होता है कि उसका दिमाग रिलीफ की तलाश शुरू कर देता है। और जब प्रेजेंट खाली और भारी महसूस होता है तो रिलीफ शायद ही कभी आगे बढ़ने से मिलता है। यह चुपचाप, बार बार, लगभग उसकी इच्छा के विरुद्ध पीछे मुड़कर देखने से आता है। लेकिन यादें ईमानदार नहीं होती, वे सिलेक्टिव होती हैं। वे घटनाओं को वैसा ही दोहराती हैं जैसी वे थी। वे उन्हें उस आधार पर नया रूप देती है जिसकी दिल को उस पल में सरवाइव करने के लिए जरूरत होती है। दिमाग किनारों को थोड़ा सॉफ्ट करना शुरू कर देता है। बहसों का तीखापन खत्म हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कम इमोशनल, अधिक दूर के, लगभग एब्स्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जो कमियां कभी बर्दाश्त से बाहर लगती थीं, वे अब मैनेज करने लायक, यहां तक कि जानी पहचानी लगने लगती हैं। इस बीच अच्छे पल और ज्यादा ब्राइट, ज्यादा वार्म और रियल टाइम से कहीं ज्यादा जीवंत हो जाते हैं। उसे याद आता है कि वह आपके साथ कितना सेफ फील करती थी, बड़े बड़े इशारों में नहीं, बल्कि उस छोटी स्थिर प्रेजेंस में जो आप उसकी जिंदगी में लेकर आए थे। वह हंसी कितनी नेचुरल थी, बातें करने के लिए कैसे किसी एफर्ट की जरूरत नहीं होती थी, कैसे एक रिदम थी, एक आपसी समझ थी, बिना खुद को एक्सप्लेन किए जाने का एक एहसास था। और धीरे धीरे कुछ और सामने आता है, एक ऐसा रियलाइजेशन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उस तरह का कनेक्शन कॉमन नहीं होता, उसे दोबारा क्रिएट करना आसान नहीं होता, और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वह सिर्फ इसलिए दोबारा मिल जाएगा क्योंकि वह फ्रीडम चाहती थी। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस का एक नाम है, इसे फेडिंग इफेक्ट बायस कहा जाता है। अतीत के अनुभवों से जुड़ी नेगेटिव भावनाएं पॉजिटिव भावनाओं की तुलना में तेजी से धुंधली हो जाती हैं, दर्द कम हो जाता है, वार्मथ बची रहती है। और जितने लंबे समय तक आप बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना याद दिलाए, बिना इमोशनल शोर के गायब रहते हैं, उसके दिमाग के पास उस खोई हुई चीज को आइडियलाइज करने के लिए उतना ही ज्यादा स्पेस होता है। अतीत चमकने लगता है, इसलिए नहीं कि वह परफेक्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अभी की अनसर्टेनिटी से ज्यादा सेफ महसूस होता है।
यहीं पर अंदरूनी कहानी शिफ्ट होती है। अचानक नहीं, ड्रामेटिक तरीके से नहीं, बल्कि साफ तौर पर मुझे खुशी है कि मैंने छोड़ दिया का वह कॉन्फिडेंट नैरेटिव टूटने लगता है। यह किसी शांत, अधिक अशांत करने वाली चीज में बदल जाता है। क्या यह वाकई इतना बुरा था? क्या मैंने प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर देखा? क्या उसकी कमियां वाकई डील ब्रेकर्स थी या सिर्फ इंसानी थी? ये सवाल लॉजिक से नहीं आते, ये कंट्रास्ट से आते हैं। प्रेजेंट के खालीपन की तुलना उस फुलनेस से करने से जो कभी हुआ करती थी। भाई, यही वह जगह भी है जहां कई मर्द अनजाने में खुद का नुकसान कर लेते हैं। वे बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, वे रीअश्योरेंस देने लगते हैं, वे मेमोरी लूप को डिस्टर्ब कर देते हैं और ऐसा करके वे रियलिटी को वापस ले आते हैं, इससे पहले कि नॉस्टैल्जिया पूरी तरह से मैच्योर हो सके। लेकिन जब आप ग्राउंडेड रहते हैं, साइलेंट रहते हैं और अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तो आप उसके दिमाग को इस प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के पूरा करने देते हैं। अतीत सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, एक स्टैंडर्ड, एक ऐसा लॉस जिसे वो आखिरकार महसूस कर सकती है। और इसे समझो, नॉस्टैल्जिया अभी पछतावा नहीं है, यह उसका रास्ता है। यह बलहत है जब उसका दिमाग ब्रेकअप का बचाव करना बंद कर देता है और उस पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। वही एक अकेला सवाल, क्या यह वाकई इतना बुरा था, लंबे समय तक शांत नहीं रहता। वह तीखा हो जाता है, वह जवाब मांगता है, और एक बार जब वह जड़ पकड़ लेता है तो वह उसे सिर्फ यादों की तुलना में कहीं अधिक असहज चीज की ओर आगे खींचने लगता है। क्योंकि जब नॉस्टैल्जिया गहरा होता है तो वह पैसिव नहीं रहता, वह शक में बदल जाता है। स्टेप 6, डाउट एंड फियर, द वन दैट गॉट अवे। भाई, यहीं से पछतावा दर्द देना शुरू करता है। ड्रामेटिक तरीके से नहीं, एक ही बार में नहीं, बल्कि एक धीमे बढ़ते हुए दबाव के रूप में जो पीछा नहीं छोड़ता। अब तक उसका डर शिफ्ट हो चुका है। वह अब अकेली होने से नहीं डरती, वह स्टेज गुजर चुकी है। अब जो चीज उसे अशांत करती है वह कहीं अधिक परमानेंट है। आपको हमेशा के लिए खो देने का डर। आपका सन्नाटा और आपकी आगे बढ़ती हुई रफ्तार मिलकर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिसे रिएक्टेंस कहा जाता है। जब किसी चीज तक पहुंच रिस्ट्रिक्टेड या खत्म महसूस होती है तो डिजायर कम नहीं होती, वह और तीव्र हो जाती है। और जितना अधिक आप पहुंचना, एक्सप्लेन करना या खुद को अवेलेबल दिखाना बंद कर देते हैं, उतना ही अधिक आप उसके दिमाग में वैल्यूएबल दिखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपने खुद को बदल दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अब डिमांड पर आप तक नहीं पहुंच सकती। यहीं पर अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट तीखा हो जाता है। वह एब्सेंस जो कभी मैनेज करने लायक लगती थी, अब थ्रेटनिंग लगने लगती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि जिस दरवाजे को उसने सोचा था कि वह किसी भी समय दोबारा खोल सकती है, वह वास्तव में बंद हो रहा हो सकता है। और उस रियलाइजेशन में एक वजन है, क्योंकि यह उसे एक ऐसी संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिस पर उसने पहले विचार नहीं किया था, कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी जारी रह सकती है, फैल सकती है और फल फूल सकती है। यह सोच कि कोई दूसरी महिला आपके उस वर्जन को पा सकती है जिसे उसने कभी पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, बेहद अशांत करने वाली है। सिर्फ जेलसी की वजह से नहीं, बल्कि इसके इम्प्लीकेशन की वजह से। यह सजेस्ट करता है कि उसके फैसले ने सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं किया, इसने उस पोटेंशियल, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को छोड़ दिया। एक ऐसा फ्यूचर जिसके बारे में उसने मान लिया था कि अगर उसने अपना मन बदल लिया तो वह हमेशा अवेलेबल रहेगा। वह विचार धीरे से नहीं आता, वह चुपता है, वह टिका रहता है, वह बार बार दोहराता है। इसलिए वह देखना शुरू करती है, पहले चुपचाप सोशल मीडिया चेक करना, म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछना कि आप कैसे हैं, कैजुअल इंटरेस्ट का नाटक करना, आपके दर्द के नहीं बल्कि आपकी प्रोग्रेस के संकेत ढूंढना। वह इस बात का एविडेंस चाहती है कि उसका डर बेबुनियाद है, इस बात का सबूत कि आप अभी भी अटके हुए हैं, अभी भी अफेक्टेड हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके शांत स्वभाव, आपके डिसिप्लिन, आपके आगे बढ़ने का हर संकेत इसके उलट काम करता है। यह उसी चीज को कन्फर्म करता है जिसे वह स्वीकार ना करने की कोशिश कर रही हैं। हर एक इंडिकेशन कि आप फल फूल रहे हैं उसके सबसे बुरे डर को और मजबूत करता है कि उसने शायद एक परमानेंट गलती कर दी है, कि यह कोई पॉज या डिटूर नहीं था बल्कि एक इरिवर्सिबल चॉइस थी। और वह डर क्लैरिटी के साथ नहीं आता, वह अर्जेंसी के साथ आता है, एक बढ़ते हुए एहसास के साथ कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। भाई, ये स्टेज उसके लिए पेनफुल है
क्योंकि यह भ्रम को हटा देती है। कंट्रोल का भ्रम, एक्सेस का भ्रम, यह भ्रम कि वह हमेशा किसी ऐसी चीज पर वापस लौट सकती है जो बदली नहीं है। आपका सन्नाटा कोई सजा नहीं है, यह एवोल्यूशन का सबूत है, और एवोल्यूशन उस चीज की वैल्यू को बदल देता है जो खो चुकी है। अगर वह फाइनल स्टेज तक पहुंचती है तो डायनेमिक पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। वह पावर जो उसने कभी महसूस की थी गायब हो जाती है, और उसकी जगह जो चीज लेती है उसे वह अब दूर से मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि जब डर यकीन में बदल जाता है तो सच को अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टेप 7, रिग्रेट एंड डिलेड ग्रीफ। जब लॉस आखिरकार हिट करता है, भाई, यह वह स्टेज है जिसके लिए वह कभी खुद को तैयार नहीं करती। इसलिए नहीं कि वह लापरवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे पहले की स्टेजेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उसे वार्न करे कि यह वास्तव में कैसा महसूस होगा। अब तक पछतावा एक दूरी पर रहता था, यह सवालों बेचैनी शायद डर के रूप में सामने आता था, लेकिन यहां यह अनअवॉइडेबल हो जाता है। पछतावा अब थ्योरेटिकल नहीं रह जाता, यह भारी है, यह रियल है, और पहली बार यह पर्सनल है। यही वह पल है जब इमोशनल टाइमलाइन आखिरकार फ्लिप हो जाती है। वह दुख जो आपने पहले हफ्ते में महसूस किया था, वह शॉक, वह दर्द, वह खोखला सन्नाटा अब उसके पास आता है। बस इसके साथ कोई उम्मीद या भ्रम जुड़ा हुआ नहीं होता। तब आप दुख मना रहे थे, जबकि उसके पास अभी भी यकीन था। अब वह बिना उसके दुख मनाती है। अब यह दिलासा देने वाला विश्वास नहीं रहा कि कंट्रोल उसी के पास है, कोई छिपा हुआ सेफ्टी नेट नहीं है। यह धारणा नहीं है कि जब भी वह चाहेगी चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। कंट्रोल का भ्रम पूरी तरह से गायब हो चुका है, और यही चीज इस स्टेज को इतना पेनफुल बनाती है। वह इसे दूर से मैनेज नहीं कर सकती, वह इसे फ्रीडम या ग्रोथ का नाम नहीं दे सकती, वह डिस्ट्रैक्शंस के जरिए इससे बाहर नहीं निकल सकती। वह अब जिस चीज का सामना कर रही है वह नुकसान का पूरा वजन है, अनअपफर्ड और अनडाइनाइएबल। और नुकसान जब वह डिलेड होता है तो धीरे से नहीं आता, वह पूरी ताकत से हिट करता है। जो चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है वह खुद ब्रेकअप नहीं है, बल्कि वह क्लैरिटी है जो इसके साथ आती है। वह अब उस मर्द को नहीं देखती जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। वह वर्जन अब एक्सिस्ट नहीं करता, इसके बजाय वह उस मर्द को देखती है जिसे उसने खो दिया, वह जो आगे बढ़ता रहा, जिसने खुद को दोबारा बनाया और एक ऐसा इंसान बन गया जिस तक अब उसकी पहुंच नहीं है। वह अंतर मायने रखता है, क्योंकि छोड़ना एम्पावरिंग महसूस कराता है, खोना नहीं। अगर इस स्टेज पर कांटेक्ट होता है तो वह अलग महसूस होता है। कोई कैजुअल टोन नहीं होती, कोई ब्रेड क्रम नहीं होता, कोई टेस्टिंग नहीं होती। यहां कम्युनिकेशन में एक वजन होता है, लंबे मैसेजेस, इमोशनल ऑनेस्टी, ऐसी स्वीकारोक्तियां जो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। कभी आंसू, कभी सन्नाटा जिसके बाद अर्जेंसी होती है। यह अब जिज्ञासा के बारे में नहीं है, यह रिपेयर के बारे में है, किसी ऐसी चीज को रिवर्स करने के बारे में जिसे वो अब समझती है कि शायद रिवर्सिबल हो चुकी है। लेकिन ध्यान से सुनो भाई, यह वह सच है जो आपको ग्राउंडेड रखता है। इस स्टेज तक पहुंचना कभी गारंटेड नहीं होता, हर ब्रेकअप यहां तक नहीं ले जाता। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, यह कभी आपका गोल नहीं होना चाहिए। अगर आपका सन्नाटा पछतावा पैदा करने की एक स्ट्रेटजी थी तो आप पहले ही पॉइंट मिस कर चुके हैं। नो कॉन्टेक्ट का मतलब दूसरी तरफ दर्द मैन्युफैक्चर करना नहीं है, इसका मतलब सच को सतह पर आने देना है जबकि आप अपनी खुद की जमीन वापस पा रहे हो। यह स्टेज एक परिणाम के रूप में एक्सिस्ट करती है, किसी ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं, और असली जीत उसका रियलाइजेशन नहीं है, वह आपकी जीत है। जिस पल आपको अपनी वर्थ को वैलिडेट करने के लिए उसके दुख की जरूरत नहीं रह जाती, वही वह पल होता है जब आप सही मायनों में आगे बढ़ चुके होते हैं। और वहां भाई, कहानी अब उसके नुकसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ के इर्द गिर्द घूमती है। भाई, नो कॉन्टेक्ट कभी कोई टैक्टिक होने के लिए नहीं था, यह कभी कोई हथियार नहीं था, और यह कभी किसी को दर्द महसूस कराने के बारे में नहीं था। नो कॉन्टेक्ट एक स्पेस है, भ्रम के टूटकर बिखरने का स्पेस, बिना किसी इंटरफेरेंस के सच के सतह पर आने का स्पेस, किसी और के इमोशंस के इर्द गिर्द घूमने के बजाय आपके वापस खुद में लौटने का स्पेस। ज्यादातर मर्द जो गलती करते हैं वह यह सोचना है कि सन्नाटा कोई ऐसी चीज है जो आप उसके साथ करते हैं। ऐसा नहीं है। सन्नाटा कोई ऐसी चीज है जो आप रियलिटी को देते हैं ताकि यह रिवील कर सके कि क्या रियल था और क्या सिर्फ एफर्ट, उम्मीद और इमोशनल ओवर एक्सटेंशन के सहारे टिका हुआ था। और यहां वह आयरनी है
जिसे ज्यादातर मर्द तब तक नहीं देख पाते जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वह पछतावा जो वह अंततः महसूस कर सकती है, वह सिर्फ आपकी एब्सेंस से नहीं आता। वह उस चीज से आता है जो आप उस एब्सेंस में बिल्ड करते हैं। आपका शांत स्वभाव, आपका डिसिप्लिन, रेलेवेंस के लिए भीख मांगने से आपका इनकार, वह ट्रांसफॉर्मेशन ही नुकसान के मायने बदल देता है। शब्द नहीं, एक्सप्लेनेशंस नहीं, क्लोजर नहीं। इसलिए फोकस वहां करो जहां आपकी पावर वास्तव में रहती है, आपकी हेल्थ पर, आपकी डायरेक्शन पर, आपके कैरेक्टर पर। कुछ ऐसा बिल्ड करो जो टिक सके, भले ही कोई वापस ना आए। और अगर वह वापस आती भी है तो वह किसी ऐसे मर्द के पास वापस नहीं आती जो चुने जाने का इंतजार कर रहा हो। वह एक ऐसे मर्द के पास वापस आती है जिसने पहले ही खुद को चुन लिया है। यही स्टोइक पावर है भाई। अगर इसके किसी भी हिस्से ने दिल को छुआ है तो इसे स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाओ, इसे ऑन करो। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह मैसेज उन मर्दों तक पहुंचे जो अभी भी सन्नाटे में ब्लीड कर रहे हैं। स्टोइक स्टेशन को सब्सक्राइब करें अगर अपनी अंदरूनी दुनिया को मास्टर करने के लिए छोड़ चुके हैं, और अपनी अंदरूनी दुनिया को मास्टर करें। आई स्टॉप चेजिंग, आई स्टार्ट बिकमिंग नी, क्योंकि यहाँ वह सच है जिसे ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं। सन्नाटा तब काम नहीं करता जब वह उम्मीदों से भरा हो। नो कॉन्टेक्ट तब फेल हो जाता है जब वह सिर्फ छिपे हुए इंतजार के रूप में हो। असली शिफ्ट तब होती है जब आप उसके रिएक्शन को देखना बंद कर देते हैं और एक ऐसी लाइफ बिल्ड करना शुरू करते हैं जिसे अब उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आपका फोकस याद किए जाने से हटकर रिस्पेक्ट किए जाने पर आ जाता है, चुने जाने से खुद को चुनने पर आ जाता है। और जब ऐसा होता है भाई, तो आप नोटिस होने के लिए गायब नहीं होते, आप देखे जाने की भीख नहीं मांगते। आप कोई ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसे रिप्लेस करना नामुमकिन हो।